बना लिए? इसका तो जो दिख रहा है वही होना चाहिए, नहीं? तब चलिए देखा जाए, सब लोग ध्यान दीजिए इधर। प्रश्न संख्या 1 कहता है 3/5 सेक स्क्वायर 20 माइनस कॉट स्क्वायर 70। आप इन दोनों में से किसी एक को बदल दीजिए। देखिए 3/5 हमने ज्यों का त्यों लिख दिया और यहां पे हमने लिख दिया सेक स्क्वायर 20 वैसे ही। अब सुनिए, आपको एक फॉर्मूला यहां पर पता होगा, कि कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। पता है कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, या फिर tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। तो बताइए, मतलब अगर 90 के रिस्पेक्ट में लिखेंगे तो कॉट बदल जाता है tan में और tan बदल जाता है कॉट में। तो देखिए इस कॉट को बदलेंगे हम tan में, यानी कॉट के जगह पे tan लिखेंगे और 90 में से एंगल को क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो 90 में 70 घटेगा तो कितना, 20 हो जाएगा आपका। सीखिए ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बदलने का यही तरीका है, 90 माइनस थीटा के रिस्पेक्ट में कॉट बदलेगा tan में और 90 में से ये एंगल घटेगा, कितना हो जाएगा, 20। अब देख लो 3/5 और ये फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/5 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। तो एक को हम सेम ही उतार दिए वैसे ही और इसको बदल दिए, तो कॉट बदलेगा tan में और 90 में से 70 घटा देते हैं, 20 हो जाएगा आपका। अब ये फॉर्मूला हो गया सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, जिसका मान 1 होता है और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आंसर हो जाएगा। क्या डाउट है? कुछ कहना चाह रहे हैं आप शायद? अच्छा, कार्ड आपका बन गया? अच्छा नहीं बना, तब कैसे क्लास कर रहे हैं? अच्छा आज भर दे दीजिए, नहीं ठीक है। देखिए तो बिना कार्डों का क्वेश्चन लोग दे देता है, नहीं? देखिए किसी समाज सेवा नहीं, हाँ प्रेम से मांगे होंगे दे दिया होगा, है ना। कौनों को पता है जबरदस्ती देवे करो, है ना, है? ये गलत चीज है। कार्ड कभी अगर छूट उठ जाए तो ऑफिस में जाकर नॉर्मली बोलिए कार्ड आज छूट गया दे दीजिए, प्रेम से बोलिए, काम हो जाएगा आपका, तुरंत दे देगा। अब कौनों ये सब जो बांटते रहता है वो लोग से हुज्जत करने लगता है तो माथा लहर जाता है लोग का, गलत चीज है आपका, है ना। नॉर्मली जाके बोलिए कि हाँ कार्ड आज छूट गया दे दीजिए, मिल जाएगा आपका। अब कोनो ऐंठने लगता है गोल गोल, है ना, हाँ ये गलत चीज है आपका, है ना। आप शिक्षित वर्ग से आते हैं, हमारे पास ऐसा ऐसा आता, लोग आके बताता है सर देखिए ना वैसे कह रहा था वैसे कह रहा था, बोले ठीक है सुन लो, है ना, क्या करिएगा। हम लोग पढ़ाते भी है सुनते भी है। किसी बारंबारता बंटन के समांतर माध्य और माध्यिका दिया हुआ है, ठीक ना, और बहुलक आपसे क्या करता है, पूछता है। आपको नहीं लगता है कि इस पे बहुत सारे सवाल पूछे गए प्रीवियस ईयर में, हर एग्जाम में यहाँ सवाल पूछा गया आपका। 3 चीजें माध्य माध्यिका बहुलक, कोई 2 देके और तीसरा आपसे क्या करेगा, पूछेगा। तो आप सिंपली फॉर्मूला लगा दीजिए, बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यिका माइनस में 2 गुना माध्य होता है। 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, ये रिलेशन आपको याद रखना पड़ेगा। अब बताइए माध्यिका का मान जो दिया है उसको बैठा देंगे, कितना है, 26 है। माध्यिका का मान कितना, पीछे वाला 26 और माध्य का मान कितना है, 25.5 आपका है। सुनिए 26 को 3 से गुणा करेंगे तो 78 और 25.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 51। अब 78 में से यदि हम 51 घटा देंगे तो आंसर हमारा 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए हो जाएगा। सही बात है। तो ये फॉर्मूला इस सवाल को बनाने के लिए आपको याद रखना है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। इस रिलेशन को हम लोग एम्पिरिकल रिलेशन बोलते हैं। इसमें 2 चीज दे करके और तीसरा आपसे पूछेगा, काम हो जाएगा आपका, इससे निकल जाएगा।
याद रखिएगा सब लोग। अगला सवाल पे चलते हैं, ये हमारा प्रश्न संख्या 3 है, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि यदि दर की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो 1.5 वर्षों के अवधि में साधारण ब्याज 20% की दर से 300 रुपये होता है। बात समझिएगा, 1.5 वर्षों की अवधि में साधारण ब्याज 20% की दर से 300 रुपया होता है। तो आप बताइए इसके बाद क्या कहता है कि समान दर पर समान समय के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आप हमें बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछ रहे हैं, तो एक काम करिए ना, एक काम करिए यहां पर है ना, 331 हो जाना चाहिए, नहीं तब 331 ना, 331 या 333 देख लेते हैं। देखिए यहां पर ऐसे करिए, संयोजन कैसा है, अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक जब संयोजन है, आप बताइए 1.5 साल में कै गो अर्धवार्षिक, 3 गो। अर्धवार्षिक मतलब छमाही होता है जी, तो 1.5 साल में छमाही कै गो, 3 गो, 6 महीना 6 महीना 6 महीना आपका। तो देखिए एक लाइन खींच के हम 3 पार्ट में बांट दिए, 6 महीना 6 महीना 6 महीना, है ना। अब बताइए 300 रुपया है, 300 रुपया है साधारण ब्याज, तो इसका मतलब 3 पार्ट में बांट दो। साधारण ब्याज तो बराबर होता है 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया, है ना। 3 गो छमाही का साधारण ब्याज 300, तो एक छमाही का कितना, 100 100 100 बांट दिए। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, तो एक बात बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज का रेट 20% हो जाएगा कि 10% होगा? 10% हो जाएगा। क्या, छमाही? क्योंकि संयोजन छमाही है तो चक्रवृद्धि ब्याज में रेट आधा हो जाता, सबको पता होगा। 20% का रेट है, लेकिन संयोजन में छमाही है तो 10% हो जाएगा। यानी मान के ये चलो कि हर 6 महीना में 10% का ब्याज लगेगा। तो बताइए CI लिखना है, तो यहां क्या 0। अब लिखिए इसका 10% कितना, इसका 10% हो गया 10, ठीक ना। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याजों पर ब्याज। पिछले समय में जितना ब्याज बना है उसका लिखेंगे हम 10%। तो बोलिए ये पूरा कितना है 210, और 210 का 10% 21 हो जाएगा, लिख देंगे। अब CI पूछ रहा था, इन सबको क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। तो जोड़िए 100 200 331 आंसर। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं, कुछ लोग को समझ में नहीं आया होगा, इसको बहुत ज्यादा लेंदी नहीं करना, सवाल का आंसर ऐसे ही दिख रहा है। देखिए यदि दर की गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है तो 1.5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज 300 रुपया आपका है ना। और कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। देखिए साधारण ब्याज अगर है तो इसको आप इसको लेके चलिए या इसको इग्नोर करके चलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। संयोजन बदलेगा, साधारण ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में परिवर्तन हो जाएगा। तो हम क्या किए, चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से लाइन को 3 पार्ट में बांट दिए। क्यों? क्योंकि 1.5 साल में छमाही क्या वो 3 गो। अब 300 साधारण ब्याज है, आपको पता है कि लाइन मेथड में लाइन के ऊपर हम ऐसा ही लिखते हैं, तो 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया लिख दिया। 3 गो छमाही में 300 साधारण ब्याज, तो प्रत्येक छमाही में 100 रुपया आपका। हमसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछता है, और हर छमाही में ब्याज कितना लगेगा, 20% नहीं, 20% ये वार्षिक दर है। छमाही संयोजन पर आधा हो जाता नहीं, हर 6 महीने में सिर्फ 10% का ब्याज लगेगा। तो बोलिए यहां लिखेंगे 0, क्योंकि पहला साल का SI बराबर होता है। अब यहां नीचे में क्या लिखा था, ब्याज पर ब्याज, तो बोलिए पिछले समय में जो ब्याज बना उस पर लगेगा 10%, तो 100 का 10% 10, और यहां इससे पीछे जितना ब्याज बना है उन सब पर लगेगा 10%। ये सब कितना है, ये वाला 210, और 210 का 10% कितना हो गया, 21 हो गया। यहां लिख दो। लाइन मेथड में लाइन के ऊपर वाले को SI कहते हैं, लाइन मेथड में लाइन के नीचे वाले को CI SI का डिफरेंस कहते हैं। अब कल या परसों का क्लास याद कर लीजिए, डिफरेंस वाला एक सवाल हमने आपको कराया था, और पूरा जोड़ देते हैं तो ये CI हो जाता है। तो जोड़ दीजिए, CI बराबर 331 हो गया।
चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पे। कुछ विद्यार्थी शायद मूलधन निकाल के बनाए होंगे, मूलधन 1000 आ रहा था आपका, और फिर मूलधन निकाल के उसको किए होंगे 33.1% किए होंगे, तो वैसे आ गया होगा आपका 331। कोई दिक्कत नहीं है, वैसे करते हैं। देखिए ये प्रश्न हमारा क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। ये क्वेश्चंस क्या कहता है, कहते हैं एक गोले की त्रिज्या और एक अर्ध गोले की त्रिज्या का अनुपात 4:5। देखिए गोला का त्रिज्या 4 है और अर्ध गोला का त्रिज्या 5 है। करे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता है क्या होता है, 4πr² होता है। अब गोला का त्रिज्या कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर होता है। ये हो गया गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। फिर कहता है कि गोलार्ध, गोलार्ध मतलब होता है अर्ध गोला, गोला का आधा को गोलार्ध कहते हैं। गोलार्ध के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। तो त्रिज्या कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। सुनिए थोड़ा हम गोलार्ध का फोटो बना रहे हैं, गोला का। गोला मतलब क्या है कि जो अर्ध गोला मतलब क्या है, जो कटोरा कटोरी आप लोग यूज करते हैं ना, वही अर्ध गोला है। आप उस कटोरे को क्या करो, ऐसे उलट के रख दो, तो उलट के रख दिए, तो ये जो है ना, ये है कर्व सरफेस एरिया, ये है वक्र पृष्ठ, ये है अर्ध गोला का वक्र पृष्ठ जो कि होता है 2πr², और आधार जो है वृत्ताकार होता है। आप कटोरी रख दो तो ऊपर वाला जो है वो 2πr², अब कटोरी को ऐसे उठाइए है आपका, तो सर्किल यानी πr² उसमें और बढ़ जाएगा, तो 3πr² हो जाएगा। कब, जब अर्ध गोला का टोटल सरफेस एरिया कहेगा तब। लेकिन अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है, तो वक्र पृष्ठ के लिए सिर्फ 2πr² लगे। अगर बोलता गोलार्ध के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 3πr² होता। 2πr² ही, और वृत्त का क्षेत्रफल एक और πr² हो जाता है, 3πr²। करे इससे ये कितना ज्यादा है, इससे ये कितना ज्यादा है, तो आप रेशियो बना लीजिए ना, रेशियो बना लीजिए। तो देखिए ये 2π से 2π कट गया आपका। अब बोले 4 का स्क्वायर और 16 दूना 32, और यहां कितना हो गया 25। इससे करे कितना ज्यादा है, 28% ज्यादा है। ज्यादा कितना है 7, बटा कितना 25 गुना 100, तो सच्चो के 28% आपका आंसर हो जाएगा। गोला का टोटल सरफेस एरिया याद रखना है 4πr², और अर्ध गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। आर दिया है, बैठा दिए, रेशियो बना लिए और परसेंट वृद्धि निकाल लिए, तो 28% आपका आ गया। इस फॉर्मूला याद रखना है, गोला का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 4πr² होगा आपका, और अर्ध गोला का कितना होगा आपका 2πr²। वक्र पृष्ठ जो खाली ऐसे घुमावदार सतह होता है वो सिर्फ 2πr², अब आधार जो वृत्ताकार होता है उसको जब जोड़ दीजिएगा तो 3πr² हो जाएगा, जिसको टोटल सरफेस एरिया अर्ध गोला का कहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट पे। देखिए यहां पर क्या कहता है, सुनिएगा। प्रश्न कहता है जी, एजुकेशन एक वर्ड दे रखा है यहां पर, शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि सभी स्वर एक साथ हों, स्वर एक साथ आ जाए। स्वर मतलब समझ रहे ना, भॉवेल। भॉवेल कौन कौन होता है, ए ई आई ओ यू, 5 को भॉवेल होता है, ए ई आई ओ यू। कहता है कि इसके अक्षर को इस तरीके से सजा दो कि सारे भॉवेल एक साथ हो जाए। तो इसमें से भॉवेल चुन चुन के बोलिए, कौन कौन भॉवेल है, ई यू ए आई ओ, पांचों लगता है कि इसमें, नहीं। देखो भॉवेल यहां पर जो जो है उसको चुन के लिखो, ए यू फिर ए आई ओ। अब बच गया कॉन्सोनेंट, कौन कौन, उसको भी लिखना है, डी सी टी एन, बस ना। अब सुनिए, स्वर एक साथ होना चाहिए ऐसा कहना है, स्वर एक साथ होना चाहिए ऐसा सवाल कह रहा है। तो जिसे एक साथ कहेगा उसको एक गिनिएगा। कितना गिनना है इसको, एक गिनना है। अब क्वेश्चन करें कितने तरीके से सजाया जा सकता है। अब सुनो, यानी इस पे पाबंदी है कि जहां रहेगा पांचों एक साथ रहेगा, लेकिन ये इधर उधर हो सकता है, कॉन्सोनेंट इधर उधर हो सकता है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट वॉवेल पे रिस्ट्रिक्शन है, ये पांचों एक ही जगह होना चाहिए। तो सुनिए कैसे गिनेंगे, 1 2 3 4।
इसको एक साथ रखना है तो एक गिना आएगा कितना, तो फैक्टोरियल 5 हो जाएगा। फैक्टोरियल 5 तरीके से सजेगा। फिर बताइए इसमें कोई रिपीट कर रहा है क्या, इसमें कोई रिपीट कर रहा है कॉन्सोनेंट में? अगर कोई 2 बार रिपीट करता तो फैक्टोरियल 2 से भाग करते, कोई 3 बार रिपीट करता तो फैक्टोरियल, लेकिन कोई रिपीट नहीं कर रहा है इसलिए भाग देने की जरूरत नहीं है। अब सुनो, ये जो है ना आपस में तो इधर उधर हो ही नहीं सकता है। प्रश्न का ही कंडीशन है कि सारा वोवेल एक साथ होना चाहिए, तो इसलिए एक गिन लिए। लेकिन आपस में इन्हें उन्हें तो हो ही सकता है, यू उधर जाएगा, आई इधर आएगा, इधर उधर आपस में अगर होगा फिर भी साथ ही साथ रहेगा। तो बताइए आपस में इधर उधर कितने तरीके से होगा था, 1 2 3 4, फैक्टोरियल 5 तरीके से आपस में इधर उधर होगा। अगर 5 गो अक्षर है इधर उधर, मतलब एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस कितने तरीके से हो सकता है, तो फैक्टोरियल 5। अच्छा, इसमें कोई रिपीट भी कर रहा है क्या? अगर रिपीट करता तो उसके फैक्टोरियल से भाग करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कोनो ऐसा शब्द दे देगा जिसमें कोई लेटर्स रिपीट करेगा, तो रिपीट करेगा तो भाग दीजिएगा, जरूरी है, नहीं तो आंसर नहीं मिलेगा। फिर यहां पर नहीं, इसमें कोई रिपीट कर रहा है इसलिए यहां भी भाग नहीं दिया, और इसमें रिपीट नहीं कर रहा तो यहां भी भाग नहीं किया। लेकिन अगर कोई अक्षर 2 बार रिपीट करता, 3 बार रिपीट करता, 4 बार रिपीट करता, तो उतना ही के फैक्टोरियल से क्या करते हैं हम, भाग देते हैं। अब बोलिए फैक्टोरियल 5 का मान कितना, तो फैक्टोरियल 5 का मान कैसे निकलता है, तो 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5, 1 से 5 तक गुणा करिए, 20 हो गया आपका, है ना। तो यहां पर आपका 20 हो गया, सॉरी 120 और गुणा में 120 हो गया था, 12 बार 144 पर 2 जीरो, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए हो जाएगा। किसी को समझ में ना आया बोलिएगा। चलिए, कृष्णा भाई बिल्कुल सही जवाब है। देखिए हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है उसको आप लोग देखिए। कहता है कि 25 संख्याओं का औसत 300 है, उसमें से 22 संख्या का औसत 250 है। तो एक काम करिए, अगर हम 25 संख्या का योगफल कितना होगा, औसत से गुणा कर दो, 25 गुणा 300, सही बात है। उसमें से अगर हम 22 संख्या का योगफल यानी 22 गुना 250 को घटा देंगे, सीखिए संख्या और औसत को गुणा कर देंगे तो योगफल हो जाता है। तो 25 को संख्या के योगफल में से 22 गुना इतना, 22 संख्या का योगफल घटा देंगे तो क्या 3 संख्या शेष है उसका योगफल नहीं बच जाएगा। तो बताइए ये कितना हो गया, यहां पर 7500 हो गया, और यहां पर कितना हो जाएगा 6500, 5500, 22 अढ़ाई 55, एकदम सही बात है। घटा दिए तो कितना हो गया 2000 हो गया। ये शेष 3 संख्या का योगफल है, शेष 3 संख्या जो बच गया उसका योगफल है। 25 को संख्या में से 22 को घटाइएगा तो 3 को कराइए ना जाएगा, तो 3 संख्या जो बच गया उसका योगफल 2000 है, और यही 3 संख्या के बीच का रेशियो है। तो ये है रेशियो और ये है योगफल, ये है रेशियो, ये है योगफल। तो कह रहा सबसे छोटी संख्या का वर्गमूल कितना है, तो ऐसा करिए ना, 2000 इन तीनों संख्या का योगफल है, उसको अगर इस रेशियो में बांट देंगे तो क्या छोटी संख्या नहीं निकल जाएगा। चलो मौखिक बांटिए, 5 2 7 और 3, तो 10 अनुपात का मान 2000, तो 1 अनुपात का मान 200, 1 अनुपात का मान 200, तो छोटका संख्या 2 अनुपात में है तो कितना 400 हो गया। छोटी संख्या का मान 400 हो गया, लेकिन क्वेश्चंस करे छोटी संख्या का वर्गमूल, तो 400 का वर्गमूल 20, 20 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो 3 संख्या का योगफल जो बचा उसको इस रेशियो में बांटिए, 5 2 7 3 10, 10 अनुपात बराबर इतना, 10 से भाग दिए तो 1 अनुपात का मान 200, तो छोटी संख्या 2 अनुपात का मान 400, 400 छोटी संख्या निकल गया, इसका वर्गमूल कहता है। तो 400 का वर्गमूल कितना होता है 20, ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 7 कहते हैं एक दुकानदार एक अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर से दुकानदार नए मूल्य पर 15% की छूट देता है, यानी 2 को छूट मिलता है, एक बार 20% और एक बार 15%। अंकित मूल्य इतना है, आप बताओ 2 को छूट किस पे दिया जा रहा होगा, अंकित मूल्य पर ही तो छूट मिलता है।
तो क्वेश्चन कह रहा है सेलिंग प्राइस बताओ कितना है। तो सिंपल देखो 500 रुपया एमआरपी है और इस पर 20% की छूट मिल रहा है, तो 80/100 या फिर 4/5 भी लिख सकते हैं आप। और दोबारा फिर 15% का छूट मिल रहा है, तो 85/100 और इसी को काट देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा, है ना। अंकित मूल्य पर 2 बार छूट लगा दिए, जो बचा सो विक्रय मूल्य है, काटिए ना। ये 4/5 हो गया और ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, 5 से ये 5 खत्म हो गया। अब सिंपल 85 को 4 से गुणा करिए, 340 रुपया आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहां पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या कहता है। सुनिए, 2 पाइप ए और बी एक टंकी क्रमशः 12 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। देखिए ए जो है ना वो 12 मिनट में भर सकते हैं, बी जो है वो 24 मिनट में भर सकते हैं, और सी की यदि हम बात करें तो 32 मिनट में खाली कर सकते हैं। आप बताइए इनका एलसीएम कितना, 96 हो गया। 12 8 96 तो प्लस का 8, 24 चौके 96 प्लस का 4, 32 3 96 माइनस का 3। माइनस में एफिशिएंसी इसलिए लिखे क्योंकि ये आउटलेट पाइप है खाली करने वाला, और ये दोनों इनलेट पाइप है, इसलिए इन दोनों की एफिशिएंसी हम प्लस में लिखें। सीखिएगा, जो भरने वाला पाइप होता है उसकी क्षमता को हम प्लस साइन के साथ लिखते हैं, और जो खाली करने वाला पाइप होता है उसकी क्षमता को हम माइनस साइन के साथ लिखते हैं। अब देखिए क्या कहता है, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, हालांकि टंकी के भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। क्या कहता है, कहता है कि तीनों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन टंकी के भरने से 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन कह रहे टंकी कितने समय भर जाएगी। देखो ना, तीनों को खोला गया था, ए बी सी, शुरू में तीनों खुला था, शुरू से तीनों खुला था। अगर टंकी भरने से 2 मिनट पहले, टंकी यहां अगर भर रहा है तो 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिए थे। बोलो, एबीसी चल रहा है, सी को बंद कर देंगे तो लास्ट के 2 मिनट में कौन काम करेगा, ए और बी करेगा। एबीसी चल रहा है, सी को बंद कर दिए तो लास्ट के 2 मिनट में कौन भरेगा, ए और बी। बोलिए, ए और बी का 1 मिनट का 8 4 12, 1 मिनट में 12 भाग भरेगा तो 2 मिनट में, यानी 24 भाग जो है पीछे भरा गया। 96 में 24 भाग पीछे भरा गया, तो इसका मतलब 72 भाग पहले भरा गया होगा। 96 में 24 72 भाग पहले भरा गया होगा। किसके द्वारा, तीनों के द्वारा। तो तीनों की क्षमता कितना, 9, तो 9 से भाग दिए तो क्या मिनट, 8 मिनट। तो 8 मिनट का समय यहां लगा उसको, और 2 मिनट का समय यहां लगा, तो कुल कितना समय लगा आपसे पूछा जा रहा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 10 मिनट हो जाएगा। टंकी कितने समय में भर जाएगी, तो 2 मिनट पीछे और 8 मिनट पहले, 10 आंसर हो जाएगा ना। तो एक काम ऐसे भी कर सकते हैं आप, एक काम ऐसे भी कर सकते हैं। देखो सी जो है भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया है। सोचिए कि अगर लास्ट का 2 मिनट सी चलता रहता तो 1 मिनट में 3 भाग, तो 2 मिनट में 6 भाग खाली हो जाता। इसका मतलब 90 भाग ही काम होता आपका टोटल, है ना। तो 90 में तीनों का एफिशिएंसी 9 से भाग कर दिया, आंसर 10 हो जाएगा। 106 नहीं, घटेगा ना। इस सी खाली करे वाला पाइप है, अगर आगे का 2 मिनट अगर और खुला रहता तो 2 मिनट में और खाली करता हूं, तो 1 मिनट में 3 भाग खाली करेगा, 2 मिनट में 6 भाग। अगर अगला 2 मिनट तक सी खुला रहता तो 6 भाग और कम कर देता, यानी 96 नहीं रहता, 90 रहता। अब 90 में तीनों की क्षमता से भाग कर देंगे, 10 हो जाएगा। नहीं बुझाया, नहीं। एक लास्ट में बताएं, ई वाला ऐसे काहे कर रहा है जी साउंड आज। लास्ट वाला यानी सेकंड मेथड जो बोले अभी, है ना, सुनिए ना ध्यान से। जैसे कोई विद्यार्थी कह रहे सर वैसे भी कर सकते हैं ना, देखो जैसे
सी 2 मिनट पहले छोड़ दिया है ना, काम खत्म होने से 2 मिनट पहले सी छोड़ दिया है। सोचिए कि अगर वो 2 मिनट पहले नहीं छोड़ता तो क्या होता। अगर सी 2 मिनट पहले नहीं छोड़ता, इसका मतलब लास्ट का 2 मिनट सी भी काम करता। तो सी क्या करेगा 2 मिनट में? तो 3 भाग खाली करेगा 1 मिनट में, तो 2 मिनट में कितना? 6 भाग खाली करेगा। मतलब यह है कि अगर सी लास्ट का 2 मिनट भी काम करता तो 6 भाग खाली कर देता। यानी टंकी जो टोटल 96 भाग है, वो 96 भाग नहीं रहता, 96 माइनस 6 भाग निकाल देगा पानी, यानी 9 भाग आपका रह जाएगा। अगर जैसे सी का काम क्या है? खाली करना। अगर अगला 2 मिनट अगर और सी खुला रहता ना, तो 3 दूना 6 भाग और खाली करता। यानी उस टंकी की क्षमता 96 नहीं रहता, 96 माइनस 6 90 रहता आपका। वही भरने वाला रहता ना तो प्लस हो जाता, 96 6 102 हो जाता आपका। तो 90 में अब शुरू से लास्ट तक तीनों साथ साथ है, सी नहीं छोड़ा, सी भी लास्ट में, ए भी सब लास्ट तक, शुरू से आखिरी तक तीनों साथ साथ है। और काम कितना है? 90। कितना समय लगेगा? तो तीनों की क्षमता 8 4 12 माइनस 3 9 से भाग कर देंगे, 10 हो जाएगा। चलिए आइए प्रश्न संख्या 9 देखते हैं क्या करता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है एक छड़ी और उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात 1:3 है। प्रश्न का कहना है कि एक छड़ी और उसकी परछाई की लंबाई का अनुपात 1:3 है। तो सिंपल है जी, नहीं ये छड़ी है और उसकी परछाई है। तो बोलिए छड़ी का 1 है तो परछाई का कितना है? √3 है। तो कह रहा उन्नयन कोण कितना है? आप लोग तो अक्षरा याद किए होंगे। अक्षरा हम बताते हुए 30 डिग्री पर 1/√3 होता है, बस आंसर हो गया। और 30 डिग्री पर 1/√3 होता है। अगर ये √3 ऊपर रहता और 1 नीचे रहता तो फिर 60 डिग्री आपका होता। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। सुनिए यहां पे तो देखिए ना, सबसे पहली नंबर चीज तो आप सबको पता होनी चाहिए कि कोई सर्किल के बाहर अगर बिंदु है तब बिंदु से स्पर्श रेखा उस पे क्या खिंचाएगा? 2 को, और दोनों की लंबाई आपस में। ये पहली नंबर बात आपको पता होनी चाहिए, सवाल को करना है तब। मैंने कहा कि कोई भी सर्कल के बाहर स्थित बिंदु से सर्किल पर 2 स्पर्श रेखा खींची जाती है। दुइये को, तीसरा कभी नहीं खिंचाएगा। यहां से देखो 2 को हम खींचे, एगो ये बताइए तीसरी स्पर्श रेखा खिंचाएगा? स्पर्श करना चाहिए, ऐसे नहीं, काटना नहीं चाहिए। इसको स्पर्श रेखा नहीं कहते हैं। स्पर्श रेखा उसे कहते हैं जो सर्किल को सिर्फ स्पर्श करता हो, तो सिर्फ दुइये को खिंचाएगा। बाहर बिंदु सिर्फ 2 ही स्पर्श रेखा खिंचाएगा और दोनों की लंबाई आपस में बराबर होता है। ये आपको पता होनी चाहिए, है ना? लिख लीजिए जल्दी से, नहीं पता है छापिए छापिए जल्दी लिखिए। लिख रहे थे क्या? पता है सबको? मैंने क्या बोला? सर्किल के बाहर वाले बिंदु से 2 स्पर्श रेखा खिंचाएगा और दोनों की लंबाई आपस में बराबर होता है। अगर ये P है तो PA अब बराबर में क्या होता है आपका? PB होता है। ये सब याद रखिए, है ना? एडवांस मैथ का कोई भी सवाल करेंगे ना तो आपको प्रॉपर्टी, थ्योरम, फॉर्मूला आना ही चाहिए, वहां पर याद ही रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट बहुत कम होता है, अर्थमेटिक है कंसेप्चुअल, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं। लेकिन एडवांस में कोनो सवाल बनाइएगा ना तो यूज होबे करेगा, आपका याद करना ही रहेगा आपको। सुनिए तो आकृति ऐसा यहां पर दे रखा है, हमने एक सर्कल बताया, यहाँ पे 2-2 सर्कल दे रखा है। आकृति में केंद्र P और Q वाले 2 वृत्त बाहरी रूप से R पर स्पर्श करते हैं। 2 वृत्त R पर स्पर्श कर रहा है। देखिए एक सर्कल ये है जिसका सेंटर क्या है, और दूसरा सर्कल ये है जिसका सेंटर Q है। और दोनों सर्किल देखिए बाहर से R पर टच कर रहा है। इसका कहने का अर्थ है कि P सेंटर वाला एक वृत्त और Q सेंटर वाला दूसरा वृत्त बाहर से टच कर रहा है। किस पर? R पर। R पर टच कर रहा है। फिर कह रहा है स्पर्श रेखा AT और BT उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा TR पर T से मिलता है। देखिए जी AT और BT TR R पे मिलता है। देखिए ये TR ऐसा स्पर्श रेखा है
जो इस वृत्त पर भी है और इधर वाले वृत्त पर भी है। सही बात है, बात समझो। ये टी आर ऐसी स्पर्श रेखा है जो इस छोटा सर्कल पर भी है और बड़े वाले सर्कल पर भी आपका है ना। तो यहां पर देखिएगा टी ए, टी आर और टी बी सब आपस में क्या होगा, बराबर होगा, है ना। यहां पर सब बराबर होगा। कैसे बराबर होगा, तो अभी वही तो बताएं हम, वही तो बताएं कि देखो छोटू सर्कल जो है ना, इस पे दो स्पर्श रेखा, दोनों की लंबाई आपस में बराबर। यहां बड़ो सर्कल पर यदि आप आइएगा तो यहां भी दो स्पर्श रेखा, ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। आप बोलिए कि टीबी बराबर टी आर है और टी आर बराबर टी ए है, तो क्या तीनों आपस में बराबर नहीं होगा? राम श्याम के बराबर है, श्याम मोहन के बराबर है, इसका मतलब राम श्याम मोहन सब बराबर है। ये इसके बराबर है इस वाले सर्कल से, और ये इसके बराबर है इस वाले सर्कल से, इसका मतलब तीनों बराबर है। अब सुनिए, कहता है कि एपी बराबर 6। तो देखिए एपी जो है वो क्या है, त्रिज्या है इसका। पीटी, पीटी ये वाला कितना है, ये 10 है। आपको पता है ये 90 होता है, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है और यह स्पर्श रेखा है। आपको पता होनी चाहिए कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होता है ना। तब बोलिए यहां पर 90 डिग्री है तो कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। अब बोलो 6 है, आई 10 है, तो ये कितना होगा, 8। ई वाला 8 होगा तो ये भी कितना, 8। हमसे टीपीए तो पूछ रहा है, हमसे टीबीए तो पूछ रहा है कि टीबी कितना होगा, तो आंसर कितना, 8 हो जाएगा, सी नंबर। कैसे, तो ई दिया है 6 और ई दिया है 10, आई 90 डिग्री है तो ट्रिपलेट से 6 8 10, ये 8 हो गया। और ये टी ए और टीबी बराबर है, इसलिए ये 8 तो भी 8 हो गया आंसर, है ना। सीखिए इसे, 2 को सर्किल टच करेगा, है ना, और यहां पर एक पॉइंट रहेगा, तो ये वाला स्पर्श रेखा, ये वाला स्पर्श रेखा, ये वाला स्पर्श रेखा सब बराबर होगा। एक और अगर सर्किल इसे टच कर रहा है तो ई वाला स्पर्श रेखा, एक और अगर टच कर रहा है तो ई वाला स्पर्श रेखा, एक और सर्किल यदि टच कर रहा है तो ये वाला स्पर्श रेखा, सब आपस में क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन सर्किल सीधा नहीं होगा, गोल गोल ऐसे हो जाएगा आपका, तभी नहीं बराबर होगा। ना तो सीधा अगर इधर खींच देंगे तो ये वाला लंबा हो जाएगा पोर्शन आपका, है कि नहीं बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इसमें कुछ लिखना पढ़ना नहीं था। प्रश्न संख्या हमारा 11 क्या कहता है, आप सुनिएगा सब लोग। 5 साल पहले मीनू की आयु अमन की आयु से 3 गुनी थी। देखिए यहां पे लिख दिए M फॉर मीनू और A फॉर अमन। मीनू की आयु अमन की आयु की 3 गुनी थी, यानी 3:1। लेकिन कब की कहानी है, 5 साल पहले की। फिर कह रहा है 10 साल पश्चात, पश्चात का मतलब बाद होता है, 10 साल बाद। कह रहा है मीनू की आयु अमन की आयु की दुगुनी हो जाएगी। मीनू की आयु अमन का दुगुना, यानी 2 अनुपात। सुनिए ये जो रेशियो है, तिगुना वाला वो 5 साल पहले का दिया, दुगुना वाला रेशियो 10 साल बाद का दिया है। तो क्वेश्चन कह रहा है मीनू और अमन की वर्तमान आयु कितना। इसको तो ऑप्शनों से आप छांट सकते थे बड़ा आसानी से, लेकिन चलिए पहले इसे भी देख लेना, फिर ऑप्शनों हम देख लेंगे। सुनिए अब इसको सबसे पहले हम सोल्व करेंगे, बैलेंस करेंगे। इसके अंतर से यहां गुणा और इसके अंतर से यहां गुणा कर देंगे। एज प्रॉब्लम का प्रश्न है और 2 को समय का रेशियो दिया रहे, तो सबसे पहला काम है बैलेंस करना। इसके अंतर से वहां गुणा, उसके अंतर से यहां गुणा। बोलिए कितना हो गया, 3:1। और यहां कितना हो गया, 4:2। तो आप बताइए रेशियो कितना बढ़ा, यहां भी 1 बढ़ा, यहां भी 1 बढ़ा, बैलेंस हो गया। रेशियो 1 बढ़ा जी। अच्छा आप बताओ समय कितना बढ़ा, तो ये है 5 साल पहले और ये है 10 साल बाद, यानी 15 साल बढ़ा है। 5 कैसे बोल रहे हैं जी, वर्तमान से 5 साल पीछे और अगला समय क्या, वर्तमान से 10 साल आगे, तो टोटल उसे 5 10 15 आगे हो गया। फिर से एक बार, ये जो समय है वर्तमान से 5 साल पीछे है और अगला जो समय है वो वर्तमान से 10 साल आगे है। तो इससे ये कितना आगे हुआ, तो 5 + 10 15 आगे हुआ। तो ऐसे भी देखिएगा, एगो पहले और एगो बाद रहेगा तो जुड़ जाता है, 10 5 15। दोनों पहले पहले रहेगा घट जाएगा, दोनों बाद बाद रहेगा घट जाएगा। ये 5 साल पहले है, 10 साल बाद है, पहले बाद रहेगा तो जुड़ जाएगा। यानी मान के ये चले कि इससे ये 15 साल आगे है, इसलिए तो रेशियो बराबर और बढ़ रहा है। 15 साल जब समय बढ़ा तो इसका मतलब
अमन दोनों में 15-15 साल बढ़ा है, रेशियो 1 बढ़ाते, एक अनुपात का मान 15 साल। क्वेश्चंस करे दोनों की वर्तमान आयु बताइए कितना है, तो सुनिए एक अनुपात का मान 15 साल, तो बोलो 4 अनुपात का मान 60 साल, और 2 अनुपात का मान 30 साल। तो 60 साल और 30 साल ये दोनों का उम्र है, लेकिन 10 साल बाद का है। हमसे आज का पूछता है तो 10-10 दोनों में से क्या करेंगे, घटा देंगे, तो आंसर 50 और 20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी हो जाएगा। नहीं, दूसरा नंबर ऐसे ना करके, इसको बैलेंस ना करके और में आप ऑप्शन से सवाल को जांच कर सकते थे, है ना। चलो ऑप्शन जांच करके थोड़ा दिखाते हैं, सीधा टू द पॉइंट रहेंगे, सी पर ही हम जांच करेंगे डायरेक्ट। आंसर तो मिल ही चुका है। देखिए कहता है 5 साल पहले मीनू अमन का तिगुना, ऐसा करिए ना, 5 साल इसमें से घटाइए 45, इसमें 5 घटाइए 15, बोलो 15 का तिगुना 45 नहीं होता है, होता है, संतुष्ट करेंगे। अगली भाषा 10 साल बाद दुगुना, तो इसमें 10 जोड़िए 60, इसमें 10 जोड़िए 30, 30 का दुगुना 60 नहीं होता है। तो प्रश्न की भाषा इस पे संतुष्ट करेगा, उत्तर हो गया। तो एक तो ऐसे तरीके से बनाएंगे, नहीं तो फिर ऑप्शन लगा लो। यहां पर ऑप्शन आसान है। ऑप्शन आसान कब होता है जानते हैं, जब दो आदमी की चर्चा हो सवाल में और दोनों आदमी का उम्र नजर के सामने रहेगा, तो इस मेथड से भी बेस्ट वहां पर ऑप्शन का मेथड होता है। ऑप्शन जल्दी तुरंत जांच हो जाएगा। लेकिन वही अगर एक एक आदमी का ऑप्शन में रहेगा तो वहां पर उतना जल्दी नहीं होगा जितना जल्दी अभी ऐसे हो गया। कहिए कुछ कहना है तो। साउंड कभी कभी चरचरा रहा है सर, शाम में पिछले के पिछले बैच से ऐसा कुछ दिक्कत हो रहा है ना, कोऑपरेट करिए, उसको सही करा लिया जाएगा। पहले से कोई दिक्कत नहीं था, पिछले के पिछले बैच से कुछ समस्या आ रहा है साउंड में। अच्छा, बारिश की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता है। अब कुछ टेक्निकल चीजें हैं, कहीं कुछ फॉल्ट होगा। देखिए ए से बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, ठीक है। 4 साल पहले ए की आयु, देखो ए की उम्र बोल रहा है 4 साल पहले, अब बी का उम्र बोल रहा है 4 साल बाद। ये दोनों अलग अलग, ए का पहले बोल दिया, ए का बाद बोल दिया। कैसे बनाएंगे, ए की वर्तमान आयु को 7x कह देंगे और बी की वर्तमान आयु को हम 3x कह देंगे, समझे। 7x 3x दोनों का उम्र है। ए का 4 साल पहले का उम्र लेना है तो 4 घटा देंगे, और बी का 4 साल बाद का उम्र लेना है तो 4 जोड़ देंगे, और अनुपात है 2/1। सिंपल, 4 घटा दिए 4 जोड़ दिए, और इन दोनों का रेशियो 2/1 है। बोलिए x का मान निकलेगा, निकालो 7x माइनस का 4, और यहां पे कितना 6x प्लस 8, तो बोलो x का मान कितना 12 हो गया। x का मान 12 हो गया, तो x का मान जब 12 हो गया, x का मान जब 12 हो गया तो बताइए 12 सते कितना 84 वर्ष हो गया ए का उम्र, और 12 तिये 36 हो गया आपका कितना बी का उम्र हो गया। सही बात है, 84 वर्ष ए का उम्र और 36 वर्ष बी का उम्र हो गया। वर्तमान का रेशियो था, करे 4 साल बाद ए की आयु, बोलिए कितना 84 4, और 4 साल पहले बी की आयु, तो 36 में 4 घटाओ 32 का अंतर कितना है, तो 88 में से 32 घटा दो, आंसर कितना 56 हो जाएगा आपका। नहीं, वर्तमान उम्र निकल गया ना जी, तो इसका कह रहा है 4 साल बाद का था 88, इसका कह रहा है 4 साल पहले का 32, अंतर कहता है घटा दीजिए, आंसर 56 हो गया आपका। हम रेशियो से इसको बैलेंस कर लेते कब, जब दोनों घटता या दोनों बढ़ता तब। एगो घट रहा और एगो बढ़ रहा है, तो इसलिए इस तरीके से हम किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या कहता है, सुनिएगा 13 नंबर। ये तो लगता है कि सिमिलरिटी पे जाएगा जी, है ना। अच्छा, सिमिलर तो लिखा ही हुआ है। देखिए क्या कहता है, कहता है कि दो ट्रायंगल यहां पर क्या है सिमिलर है, ये चिन्ह जो है समरूप का है, दो त्रिभुज समरूप है। तो आप सीखिए, जब दो त्रिभुज समरूप होता है ना,
तो भुजा का अनुपात, परिमाप का अनुपात, माध्यिका का अनुपात, शीर्ष लंब का अनुपात, ऊंचाई का अनुपात, कोण समद्विभाजक का अनुपात, परित्रिज्या का अनुपात, अंत त्रिज्या का अनुपात, सब क्या होता है? बराबर होता है समरूप त्रिभुज में। अरे गुरु आ गया क्षेत्रफल का अनुपात, तो क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो इन सभी जितना हम बोले सब के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ये आना चाहिए आप सभी को कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर है तो भुजा, परिमाप, ऊंचाई, माध्यिका, कोण समद्विभाजक, भुजा समद्विभाजक, परित्रिज्या, अंत त्रिज्या सबका अनुपात बराबर होगा, लेकिन क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा इन सबके अनुपात के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। यह ध्यान रखना है। तो जहां तक हम देख पा रहे हैं कि एबीसी और पीक्यूआर का क्षेत्रफल दे रखा है। बोलिए एबीसी का क्षेत्रफल कितना है? 64। और पीक्यूआर का क्षेत्रफल कितना है? 81 है। आगे बढ़िए तो कह रहे एडी और पीटी इन दोनों त्रिभुज की माध्यिका है। एडी और पीटी इसका क्या है? माध्यिका है ना। तो बोलिए एबीसी का क्षेत्रफल कितना है? 64 और उसकी माध्यिका कौन है? एडी है। और दूसरा जो त्रिभुज है हमारा पीक्यूआर उसकी माध्यिका कितना है? पीटी है, 10.8 है। तो आपको क्या मैंने बताया कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है वो माध्यिका के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। एक तरफ लिखेंगे क्षेत्रफल का रेशियो तो दूसरे तरफ लिखेंगे स्क्वायर करके। माध्यिका का स्क्वायर, अगर भुजा दिया रहता तो भुजा का स्क्वायर, परिमाप रहता तो परिमाप का स्क्वायर, ऊंचाई रहता तो ऊंचाई का अनुसार स्क्वायर। समझे? क्षेत्रफल का अनुपात इन सभी के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो बात समझिए, एबीसी का माध्यिका एडी है, एबीसी का क्षेत्रफल उसका माध्यिका एडी, पीक्यूआर का क्षेत्रफल उसकी माध्यिका पीटी जिसका मान दे रखा है। तो क्षेत्रफल का अनुपात इसके स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा। ये सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट है। अब बोलिए स्क्वायर आएगा इधर रूट में तो 64 का वर्गमूल 8 और 81 का 9 और बराबर में हो गया यहां पर एडी और बटा में 10.8। काटिए इसको, 12 9 108, 1.2 बार में कट जाएगा, कटेगा जी नीचे नीचे। अब फिर जाकर इसमें गुणा होगा तो 12 8 96 और एक अंक के पहले डेसिमल, तो एडी का मान 9.6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी हो जाएगा। ये सब याद रखिए, समरूप जब त्रिभुज होगा तो क्षेत्रफल का अनुपात इधर जितना बोले सब के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होगा आपका। चलिए हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा प्रश्न संख्या 14 है। आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए। ए ने 45,000 रुपया निवेश करके बिजनेस शुरू किया और कुछ समय बाद, शुरू से बी नहीं है, कुछ समय बाद बी आया 54,000 रुपया लेके। देखो 3 जीरो इसका और 3 जीरो इसका उड़ा दिया। अच्छा 9 काटिएगा, पूंजी में काट सकते हैं, 9 से काट दीजिए, 9 5 45 और 9 6 54, कोई दिक्कत नहीं है, काट सकते हैं। अब कह रहे पार्टनर बन गया, व्यापार में होने वाले लाभ का अनुपात दिया है तो बताना है कि कितना महीना बाद बी उसका साझेदार बना था। तो सुनिए, ए का पैसा कितना है? 5 है, जो कि 12 महीने के लिए लगा रहा। बी का पैसा कितना है? 6 है, हम जानना चाहते हैं कितने महीने तक लगा रहा है, टी। अब देखिए, ए की पूंजी गुना समय ए का लाभ और बी की पूंजी गुना समय बी का लाभ। ए और बी के लाभ का अनुपात दिया 2/1। वर्ष का वार्षिक लाभ है, साल भर पर लाभ का बंटवारा हो रहा है। ए शुरू से है तो ए का पैसा 12 महीने तक लगा रहेगा। बी का पैसा कितना महीने तक, हम मान लिए टी, तो ऊपर में ए का लाभ और नीचे बी का लाभ और लाभ का अनुपात 2/1 दिया है। काटिए जी, 6 से कटेगा और 2 से 2 खत्म। बोलिए टी बराबर 5 माह आया, तो 5 माह मारिएगा तो गलती हो जाएगा आपका। 5 महीना क्या आया कि बी का पैसा बिजनेस में 5 महीना तक लगा रहा। बी का पैसा बिजनेस में 5 महीने तक लगा रहा। सवाल कहता है कि कितना महीना बाद वो आया था, तो सोचने वाली बात है। 12 महीने के अंत में लाभ का बंटवारा हुआ और उसका पैसा बिजनेस में सिर्फ 5 महीना तक रहा है,
तो कितना लेट से आया होगा? तो 12 में से 5 घटा देंगे, 7 महीने लेट से आया होगा। आंसर हमारा 7 हो जाएगा। सवाल कहता है कितने महीने बाद वो आया वहां पर, 5 मारेंगे तो गलती। अगर पूछता ना कि कितने महीने तक उसका पैसा बिजनेस में रहा, तब आंसर 5 महीना। कह कितना महीना बाद आया, तब 12 में से 5 घटाएंगे, आंसर हमारा 7 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपके सामने यहां पर इसकी वैल्यू आपसे पूछता है, इसका मान पूछता है। सुनिएगा, इसको बस खाली समझिए, छापना नहीं है, लिखेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा लिखाएगा, है ना। ऐसे तो आपको हम बता दें कि इस तरह के प्रश्न जब भी आएगा तो मैक्सिमम पावर का डबल 16 है ना, तो 16 दूना 32 माइनस में होगा, तो ई नहीं होगा, ई नहीं होगा, 32 माइनस में यहां भी, 32 माइनस में यहां भी आपका, है ना। फिर नीचे में इसका उल्टा साइन होगा, यानी माइनस में है तो प्लस में आपका होगा, है ना। माइनस में है तो प्लस में आपका होगा। कैसे आएगा मैं आपको बता रहा हूं। अगर इतना जानकारी है कि इस तरह के सवाल मैक्सिमम पावर का डबल वाला, तो 16 दूना 32 वाला, और जो यहां पे रहेगा उसका उल्टा साइन वाला डाटा नीचे रहेगा। अगर इतना पता है तो आंसर बिना बनाए आप मार सकते हो, है ना। ऐसे देखिए मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। इसको सॉल्व करने के लिए k प्लस 1/k से गुणा करना है और k प्लस 1/k से भाग करना है। खाली गुणा थोड़ी कर सकते हैं। अगर किसी डाटा में किसी से गुणा कर रहे हैं तो उतना ही से आपको भाग भी करना पड़ेगा, तब ना जाके बैलेंस होगा। जितना से गुणा उतना ही से भाग करना पड़ेगा। अब देखिए यहां पर सब लोग, यहां पर देखिएगा, ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सही बात है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बोलो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो k स्क्वायर आप माइनस 1/k स्क्वायर। फिर सुनिए, फिर देखो a माइनस बी इन दोनों के बदले मिला है, तो a माइनस बी, और यही चीज देख लो a प्लस बी, वही चीज है ना। तो ई दोनों जब गुना होगा तो फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो k पर पावर 4 हो जाएगा। अब फिर इन दोनों के बदले ये मिला, पावर दुगुना होते चल जाएगा। फिर इन दोनों को देखो तो a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, फिर ये दोनों मिलकर के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो k पर पावर 8 और माइनस 1/k पर पावर 8। फिर देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फिर ये हो जाएगा k पर पावर कितना? k पर पावर 16 और माइनस 1/k के पावर 16। अब फिर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो फिर ये हो जाएगा k के पावर 32 और माइनस 1/k के पावर 32। ये ऊपर में, आई वाला कहाँ? नीचे में। किस में अवेलेबल है? डी में। डी उत्तर हो जाएगा। सी कैसे करें? डी ना प्लस में। बुझाया? बेसिक सही से बनता है। एक टूटेगा ना तो उस पर बैठ जाएगा, वो टूटेगा तो फिर अगले में बैठ जाएगा, सब सेटिंग रहता है ना। लेकिन इसका आंसर ऐसा नहीं करना है। हम जो बोल रहे हैं ना, हमारी बात को याद रखिए। हम जो बोल रहे हैं हमारी बात को याद रखिए। आंसर ऐसी 1 सेकंड में पहचान में आ जाएगा। देखो सवाल को बढ़िया से पहचान लो। देखो पावर 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32, 64, 128, 256 ऐसे रहेगा। तो सबसे बड़ा पावर देखो क्या है प्रश्न? 16, यानी 16 का डबल करिए। डबल करना है, स्क्वायर नहीं करना, डबल। 16 32, यानी 32 रहेगा ऊपर में, और नीचे में इसका पहला टर्म का उल्टा साइन वाला टर्म रहेगा आपका। यानी k माइनस 1/k है तो नीचे में रहेगा k प्लस 1/k होगा आपका। हमेशा हमेशा फिक्स सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और आंसर देख ले रहे हैं। यदि राहुल के वेतन से कर का 60% काट लिया जाता है ना, राहुल की सैलरी से कर का 60% काट लिया जाता है, और उसके बाद इतना रुपया कर के रूप में चुकाने के लिए शेष है। इसका मतलब मान के चलो कि अगर 100% टैक्स है, जितना भी टैक्स होगा अपने आप में 100%, तो 100% टैक्स है, तो उसमें से 60% टैक्स उसको सैलरी में से काट लिया जाता है। जितना राहुल का सैलरी होगा उसमें से टैक्स का 60% काट लिया,
तो जाहिर सी बात है टैक्स का 40% और रह गया है। नहीं, टैक्स जितना भी रुपए उसको पे करना है उसका 60% उसके सैलरी में से काट लिया, तो बचा टैक्स का कितना 40%। और यहां कहता है टैक्स चुकाने के लिए इतना शेष है। इसका मतलब ये 12,800 रुपया जो है वो टैक्स का 40%। हमसे कह रहा है कि टोटल टैक्स बताओ कितना है, तो 100%। सैलरी नहीं पूछता है, टैक्स पूछता है कि टोटल टैक्स कितना है, तो 100% अपने आप में कटेगा जी इससे। हाँ 320 बार में कटेगा, तो 32,000 आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल की भाषा को समझिए, जितना भी टैक्स राहुल को देना है अपने आप में 100%, तो 60% टैक्स होकर सैलरी में से काट लिया, तो टैक्स अभी और देना कितना से 40%। और सवाल में कहता है इतना रुपया और देना बचा हुआ, यानी 40% का माने 40 से भाग दो। अब प्रश्न में कह रहे टोटल टैक्स कितना, 100%, 100 से गुणा कर दिया। चलिए आगे बढ़ गए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 17, सब लोग ध्यान दीजिएगा। x के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना से गुजरने वाली रेखा और बिंदु इतना इतना से गुजरने वाली रेखा पर लंब होगी, ऐसा कहता है यहां पर। तो सबसे पहले कुछ थ्योरी की धर्म बताते हैं, तब सवाल बताते हैं, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न है, तो कुछ जानिए तब सवाल को हम करेंगे, क्योंकि अगर जो मैं बता रहा हूं अगर जानकारी है इसके बारे में, सवाल बेहद आसान है, कुछ करना ही नहीं, बहुत सिंपली हो जाएगा। देखो सबसे पहला नंबर, एक बिंदु यहां पर आपका x1 y1 है, ठीक है जी, और दूसरा पॉइंट आपका है x2 y2 है। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2। अब कहेगा कि इन दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का स्लोप बताइए कितना होगा। इन दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का स्लोप क्या होगा, स्लोप क्या होगा आपको मैं बता दूं। स्लोप को m से डिनोट करते हैं। स्लोप को किससे सूचित करते हैं, छोटकी m से, बड़ी m से नहीं, छोटी m से। स्लोप को हम लोग m से दिखाते हैं। तो अगर आपसे दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का स्लोप पूछेगा तो फॉर्मूला होता है, देखो y1 माइनस y2 अब बटा होता है x1 माइनस x2 होता है। याद रखिएगा सब, यानी y कोऑर्डिनेट का अंतर ऊपर और x कोऑर्डिनेट का अंतर कहां नहीं। हमने क्या किया, y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। कोई विद्यार्थी चाहे तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 भी कर सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, समझे। ऐसा नहीं करना है, ये गलत है आपका। कोई यहां पे करेगा ऐसे y1 माइनस y2 करेगा, x लेगा उल्टा x2 माइनस x1, तो फिर ये गलत हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस हो जाएगा। या तो इधर से ही लो या पीछे से ही लो। स्लोप याद रहेगा, कोई पूछेगा दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा के स्लोप बताइए, y1 माइनस y2 बटा x1 माइनस x2। दूसरा नंबर बात, दूसरा नंबर ये हम एक दो सेट पहले भी बताए थे, दो लाइन एक दूसरे पे लंबवत है, इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2, तो आपको आना चाहिए m1 इंटू m2 बराबर माइनस आना चाहिए। एक और लिखिए देते हैं बगल में, वो पैरेललों पर कभी कभी दिख जाता है। देखो ई लाइन और ई लाइन पैरेलल है, इसका स्लोप है m1 और इसका स्लोप है m2, तो ऐसी स्थिति में m1 बराबर m2 होता है। तीनों चीज जिनको नहीं जानकारी है लिख लीजिए, ठीक ना। हम थोड़ा सा रुक रहे हैं 10-15 सेकंड, है ना, लिख लीजिए इसको, तब हम सवाल पे आते हैं, क्योंकि ये चीजें पता रहेगा तभी इस सवाल को आप कर सकते हैं। y इक्वल टू mx प्लस सी, हाँ किसका समीकरण, उसका मतलब किसका, स्लोप का समीकरण होता है, स्लोपों का समीकरण होता है, रेखा का समीकरण होता है ना, रेखा का समीकरण होता है y इक्वल टू mx प्लस सी। तो उसका कंडीशन अलग है, उसमें m जो है स्लोप है और c जो है y इंटरसेप्ट है, y अंतःखंड है। प्रश्न में अगर y अंतःखंड देगा
और स्लोप देगा, समीकरण पूछेगा तो y इक्वल टू mx प्लस सी लगाएंगे। समीकरण 5 को होता है, एक होता है अनेक को होता है। जैसे एक देगा आपका x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो उसमें अलग चीज है, उसमें x और y इंटरसेप्ट देगा तब लगेगा, है ना, है ना। बहुत सारी बातें y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन होता है, तो इसमें ये पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट रहेगा स्लोप रहेगा तब लगेगा आपका। एक नॉर्मल फॉर्म होता है, एक 2 पॉइंट, सब अलग अलग की स्थिति में है। ई रहेगा तो ई लगेगा, ई रहेगा तो ई लगेगा, 5 को होता है, समझे। तो यहां पर जो है हमारा यूज बस ई दूगो का है, ठीक ना। ई भी नहीं है, इसका प्रयोग कब, जब दो लाइन समानांतर कहेगा तो दोनों का स्लोप बराबर होता है, और जब दो लाइन एक दूसरे पे लंब है तो दोनों के स्लोप का गुणनफल कितना होता है, -1 होता है। अब देखो इसी का प्रयोग इस सवाल में है, क्या कहता है कि इन दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा, स्लोप निकालिए ना, इसका स्लोप निकालिए। तो स्लोप अभी क्या पड़ा है, y1 माइनस वाई टू बटा x1 माइनस x2, यानी y का अंतर ऊपर और x का अंतर नीचे। चलिए करिए, देखो 6 में से 8 घटेगा, और फिर -2 में से 4 घटेगा, सही बात है। ये हो गया इसका स्लोप। अब देखो इन दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का स्लोप लिखिए, फिर से y1 माइनस वाई टू, तो 12 में से 24 घटेगा, और फिर x1 माइनस x2, 8 में से x घटेगा। तो बोलिए इन दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का स्लोप ये है, और इन दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा का स्लोप ये है। कहता है कि गुजरने वाली रेखा लंब होगी, यानी ये दोनों रेखा क्या है, एक दूसरे के लंब है। तो जब ये दोनों एक दूसरे के लंब है तो इसके स्लोप का गुणनफल कितना होगा, -1 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हमने क्या किया, इन दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का स्लोप लिखा अभी फॉर्मूला से, इन दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का स्लोप लिखा, दोनों गुणा कर दिए बराबर -1 कर दिए। अब चलो इसको आगे बढ़ाइए सब लोग फटाफट। देखो ये हो जाएगा -2 और नीचे हो जाएगा -6, यस माइनस खत्म। फिर देखो ये माइनस का कितना 12 और ये 8 माइनस एक्स बराबर -1। क्या ये माइनस से माइनस नहीं खत्म हो जाएगा, 6 से काटिए, 6 से कितने बार में, 2 बार में, तो ऊपर में 2 दूना 4, 4 उधर गया तो 8 माइनस एक्स, एक्स गया इधर 4 गया इधर, तो एक्स बराबर कितना 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। तो दोनों याद था तो देखो कितना आसानी से हो गया, नहीं याद है तो नहीं होगा आपसे, नहीं याद हो तो नहीं होगा, सीधी सी बात है। लंब दिया था दोनों रेखा, तो m1 गुना m2 बराबर -1 की। अगर यही कहता है कि समांतर है तो इन दोनों को क्या करते हैं, बराबर करके इसका मान निकालते हैं हम। चलिए आगे प्रश्न संख्या 18 पे ध्यान दीजिएगा सब लोग। क्वेश्चन नंबर 18, सुनिए। ये तो लगता है कि M1 D1 H1 MDH से लग जाएगा आपका, है ना। कहता है कि प्रतिदिन 16 घंटे काम करके 14 श्रमिक M1 और 16 घंटा रोज, तो H1 81 दिन में, तो D1 बराबर M1 D1 H1 हो गया, बराबर क्या होता है M2 D2 H2। कहता है कि 24 घंटे पर डे काम कर में, 24 घंटे पर डे, इसका मतलब क्या समझ रहे हैं, हमेशा एकदम दिन भर दिन रात करते रहो, है ना। 18 श्रमिक M2 हो गया, 24 घंटा पर डे, कितने दिन में D2 पूछ दिया है। M1 D1 H1 इक्वल टू M2 D2 H2, बुझाया। आदमी दिन घंटा और उधर भी आदमी दिन घंटा, इस पे जानते सब कुछ दिया रहेगा, बस एक अननोन रहेगा, नहीं दिया रहेगा, और उसी का मान पूछेगा। तो देख लीजिए, काटिए 9 से 9 बार में, 9 से 2 बार में 24 दूना कितना हो गया 48, तो 16 से क्या बार में 3 बार में, और 3 से क्या बार में 3 बार में, तो 14 या 42 आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा सी हो जाएगा। उन्नीस पर आ जाइए। कहता है सुनिएगा, एक संयुक्त परिवार में 9 बच्चों की आयु, आज कुछ आसान था क्या कल के तुलना में जी, नहीं क्योंकि टाइम थोड़ा कम लगा है ना, मतलब आज जो है एग्जाम में इस तरह का प्लस बनता है ना, वैसा आपका प्रश्न है ना।
एक दिन तो परसों तरसों मिल पहला नंबर सेट वो मिल गया था कि सबे उसी तरह का था आपका, जिसमें आपका 9.25 हो गया था। देखिए, तो ऐसा नहीं कि आउटडेटेड क्वेश्चन है इसको ही नहीं समझ लेना है ना। सवाल बेहतर है। अरे जैसे एग्जाम में आपका इसी तरह का, एग्जाम में हर तरह के प्रश्न होते हैं, मतलब इजी आसान भी होते हैं, मॉडरेट भी होते हैं, और हाई लेवल का कुछ होता है, ज्यादा नहीं होता है ना। जो लोग नहीं पढ़ते हो मॉडरेट में ही जाके फंस जाते हैं, है ना। हाई लेवल का 2-4 गो रहता है आपका, बहुत ज्यादा हाई लेवल का सवाल नहीं होता है। अभी सवाल है तो ये भी आसान आपका है कि संयुक्त परिवार में 9 बच्चों की आयु का माध्य इतना है। देखिए ना, 9 बच्चा है जिसका औसत दिया है, तो अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 14 में 126, तो 126 जो आपका उम्र बना गुणा करने के बाद वो 9 बच्चा का हो गया। योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, औसत को संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 126 हो गया 9 बच्चा का उम्र। फिर कह रहे दादा और दादी का उम्र कितना है, 71 है और 67 है। तो बोलिए, ये दादा का उम्र दादी का उम्र को भी ऐड कर लिए, तो ऐड कर लिए तो 9 लोग का ही था और 2 लोग का, यानी कै लोग का हो गया, 11 लोग की आयु हो गया। सबका माध्य फिर से पूछता था, फिर 11 से भाग देंगे। माध्य का मतलब क्या होता है, एवरेज। माध्य इज इक्वल टू एवरेज, दोनों सेम है, मीन और एवरेज दोनों सेम है, सेम ही वर्ड है। तो अगर सबका माध्य कहता है तो 9 लोग और 2 लोग 11 लोग, 11 से भाग कर देंगे। जोड़िए जी, ऊपर जोड़ने पर कितना आएगा, 264 में 11 से भाग देंगे 24। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो, ये बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिएगा सब लोग। देखिए ना, ये प्रश्न क्या कहता है, सुनिएगा सब लोग। कहता है कि ए बी के धनात्मक वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती है। ध्यान देना, ए जो है बी के वर्गमूल का अनुक्रमानुपाती है। अनुक्रमानुपाती का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के स्क्वायर रूट का, है ना। A is directly proportional to the positive square root of B. B के पॉजिटिव वर्गमूल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो दोनों लिखाता है ऊपर में। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा तो दोनों कहां लिखाएगा, ऊपर में लिखाएगा, ऊपर में लिखाएगा। आगे पढ़िए, कहता है कि C के घनमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। C का घनमूल, A C के घनमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, तो C का घनमूल कहां लिखाएगा, नीचे। ध्यान रखना, जिसके व्युत्क्रमानुपाती व इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वो लिखाएगा नीचे, और जिसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो लिखाएगा ऊपर। ए इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो ऊपर लिखाया, और ए इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल नीचे लिखा। लिखने का तरीका हमारा ये होगा, बुझाया। ए जिसके साथ सीधा समानुपाती है ऊपर, और जिसके साथ व्युत्क्रमानुपाती है वो कहां लिखाएगा, नीचे। लिखने का तरीका हमारा ये है। अब देख लीजिए, यहां पर बहुत सारा मान दिया हुआ है ना। सुनिए, b बराबर 27 और c बराबर 2 होने पर a बराबर 15 है। देखो, इतना को एक साथ रखो आप। कहता है कि b बराबर 27 और c बराबर 2 होने पर a का मान 15 है। तो आप क्या करोगे, a का मान 15 रखिए, a का मान 15 रखिए, 15 रखिए, और उधर क्या रखिएगा, b का मान 27। उल्टी पलटी तो ना दिया है ना दिया होगा। B का मान 27 और फिर C का मान कितना, 2। ठीक है, जो मतलब जैसे ही लिखा है ना वैसे ही आप लिख दीजिए, ठीक ना। और फिर अगला फिर बोले एक और देगा, एक और ग्रुप यहां पर होगा, दोबारा फिर वैसे ही लिखिए। A बराबर 9 तो ऐसे लिखिए 9, उधर लिखिए B पूछ रहा है तो वैसे ही छोड़ दो, वैसे ही छोड़ दो स्क्वायर रूट ऑफ। और C का मान कितना है, 2 है, तो आपका हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 2 हो जाएगा। लिखा गया, आप इसे भाग दे दीजिए, है ना, क्योंकि A और ये पूरा समानुपाती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस अनुपात में A होगा, पहले वाला और बाद वाला, पहले वाला A बाद वाला है,
जिस अनुपात में ये दोनों होगा उसी अनुपात में ये भी होगा, पहले वाला बात वाला। अब इसको काटिए, हो गया काम। देखे ना, ई से ई खत्म हो गया, ये ई से ई नहीं, रूट क्यूब रूट ऑफ 2 से क्यूब रूट ऑफ 2 खत्म हुआ, ई से ई कैसे हुआ। और काटिए यहां पर, और कटे, देखो 3 से कटेगा 5 बार में, 3 से कटेगा 3 बार में, ठीक ना। और चलिए अब क्रॉस गुणा करेंगे हम, क्रॉस गुणा करेंगे यहां पर हम, तो कितना हो जाएगा 5 इंटू रूट बी बराबर, ये जाके उसमें गुणा होगा तो 3 और इंटू में रूट अंडर 27 हो गया। अब क्या करिए, b का मान निकला, स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर लो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो कितना, इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो, इधर स्क्वायरिंग करेंगे 9, इधर स्क्वायरिंग करेंगे 27। अब बोलो b का मान पूछ रहे हैं, तो 27 को 9 से गुणा करिए, 200 243, चलिए 243, और 25 कहां चल जाएगा नीचे, और यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा। अच्छा हो गया, 20 था। हाँ कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट करिए, के वाला जमाना लग गया अब, है ना। के मानना कोई जरूरी नहीं है ना, के मानेंगे तो के कटिए ना जाएगा, है ना। ठीक है, गर्ल्स लोग